नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोग से बलबन के बारे में चर्चा करूंगा। बलबन के राजनीतिक जीवन का आरंभ 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश के दास के रूप में हुआ। अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण वह जल्द ही पदोन्नति पाते हुए इल्तुतमिश के विश्वसनीय चहलगानी दल का सदस्य हो गया और नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वह वजीर नियुक्त किया गया। 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने सुल्तान का पद ग्रहण किया। बलबन के राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत कई प्रकार के आंतरिक तथा बाह्य संकटों से घिरी हुई थी। पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोलों के आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब के कुछ हिस्सों पर उनका अधिकार हो गया था। दूसरी तरफ सामंत वर्ग अनुशासनहीन तथा उदंड हो गया था तथा सामान्य प्रशासन ढीला पड़ गया था। अतः इन तमाम समस्याओं का समाधान तभी संभव था जब समस्त सैनिक तथा असैनिक शक्तियों से युक्त शक्तिशाली शासक दिल्ली की गद्दी पर प्रतिष्ठित होता। बलबन का राजत्व सिद्धांत। संभवतः बलबन दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने राजत्व संबंधी अपने विचारों को विस्तार पूर्वक विवेचित किया। राजा के कर्तव्य संबंधी उसके विचार उसकी वसीयतों वसाया से प्राप्त होते हैं। बलबन के वसाया को बर्नी ने संकलित किया। वसाया का प्रथम भाग सुल्तान के कर्तव्यों पर आधारित है। द्वितीय भाग में बलबन ने अपने पुत्रों को राजत्व संबंधी निर्देश दिए हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार पर्सिया के राजत्व से प्रेरित था। उसके राजत्व सिद्धांत में राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि निभाते खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार वह मान मर्यादा की दृष्टि से केवल पैगंबर के बाद है। राजा ईश्वर का प्रतिबिंब जिल्ले अल्लाह है और उसका हृदय दैवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार है। अपने राजसी दायित्व पूर्ण करने के लिए वह निरंतर ईश्वर से प्रेरित और निर्देशित होता रहता है। इस विचारधारा का अर्थ यह था कि राजा की शक्ति का स्रोत सामंत वर्ग और जनता नहीं बल्कि केवल ईश्वर है और फलस्वरूप उसके कार्य सार्वजनिक जांच के अधीन नहीं हैं। दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा राजत्व के लिए महत्वपूर्ण बनाई गई। अपने पूरे शासनकाल में उसने साधारण व्यक्तियों से कोई संपर्क नहीं रखा। उसने राजा के पद को एक ऐसी संस्था का रूप दिया जिसका जनसाधारण के साथ निकट संपर्क नहीं होना चाहिए। उसका विचार था कि अगर राजत्व को जनता के निकट ले जाया जाए तो साधारण लोग भी राजा का पद प्राप्त करने की लालसा करने लगेंगे और राजत्व का अंत हो जाएगा। अतः राजा को अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए और जनता में अपने भय की भावना जागृत करनी चाहिए। वंशावली के महत्व पर बलबन ने अधिक बल दिया। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंश से संबंधित घोषित किया। समस्त अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक स्तर को निश्चित करने के लिए सभी प्रदेशों से वंशावली विशेषज्ञ एकत्रित किए गए। उसने लगभग 30 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया जो उच्च वंश के नहीं थे। वह सदैव कुलीन और अकुलीन परिवार के व्यक्तियों में अंतर करता था। उसने कहा, जैसा कि बर्नी ने उल्लिखित किया है, जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। इसके अलावा बलबन ने केवल तुर्कों की प्रधानता बनाए रखने का निश्चय किया जो हबीबुल्लाह के अनुसार बुद्धिहीनतापूर्ण थी। राजत्व को प्रभावशाली बनाने हेतु उसने फारस की रहन सहन की परंपराओं को अपनाया। उसने सासानीद और ख्वारिज़मी शासकों के दरबार का अनुकरण किया। सासानीद और ख्वारिज़मी शासकों की भांति उच्च वेतन प्राप्त भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त किया। उसने दरबारियों के मध्य मद्यपान प्रतिबंधित कर दिया। उसने दरबार में हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया। वह न तो स्वयं हंसता था और न किसी को हंसने देता था। उसने फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए दरबार में गैर इस्लामी सिजदा, सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और दंडवत करना तथा पायबोश, सुल्तान का पैर चूमना परंपरा को अपनाया जिसका पालन लोगों को पूरी तरह करना पड़ता था, जिन्हें उसके समक्ष आने का विशेषाधिकार प्राप्त होता था। दरबार में वजीर ही उससे वार्तालाप कर सकता था। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज प्रथा आरंभ की। भय और आतंक उसकी राजत्व की प्रतिष्ठा का एक मूल तत्व था। बलबन खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता देता था।
उसका मत था कि पूरब में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय खलीफा को ही है। उसने खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराया। मस्जिदों के खुतबे में भी खलीफा का नाम पढ़ा जाता था। ईश्वर टोपा के अनुसार बलबन ने राजत्व के नैतिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। बलबन ने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयास किया। उसने जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। वह राजत्व को एक विरासत मानता था। बलबन के अनुसार जो राजत्व विरासत में प्राप्त नहीं होगा उसमें राजत्व के गुण और विशेषताएं नहीं होंगी। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार मानता था। यथार्थवादी होने के कारण वह इस्लाम को राजनीति से अलग रखने का प्रयास करता रहा। चालीसा दल का अंत। इल्तुतमिश के शासन काल में निर्मित 40 अमीरों का दल बलबन के काल तक आते आते निरंकुश, महत्वाकांक्षी एवं अत्यंत प्रभावशाली हो चुका था। वे सुल्तान के मार्ग में बाधा बन चुके थे। बलबन ने इनके प्रभाव एवं बढ़ी हुई शक्ति को कमजोर करने तथा सुल्तान को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से इनकी शक्ति कुचलने का कार्य किया। बलबन ने छोटे छोटे अपराध के लिए इन अमीरों को कठोर दंड दिए। इस प्रकार उसने कपटपूर्ण तथा बर्बर तरीके से चालीसा मंडल को समाप्त कर दिया और अपनी निरंकुशता स्थापित की। विद्रोहों का दमन। बलबन ने सर्वप्रथम विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उनका कठोरतापूर्वक दमन किया। 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां बेग ने विद्रोह खड़ा कर दिया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। बलबन ने उसका दमन करने के लिए लगातार 2 बार सेनाएं भेजी, जिसमें असफलता मिली। इस असफलता के बाद तुगरिल के विरुद्ध अभियान में बलबन को 2 वर्ष लग गए, क्योंकि तुगरिल युद्ध करने से बच रहा था। तुगरिल इस उम्मीद में था कि बलबन थक कर दिल्ली लौट जाएगा, लेकिन कुछ बंजारों की सूचना पर बलबन की सेना ने तुगरिल को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी। उलेमाओं को राजनीति से पृथक करना। बलबन से पहले उलेमाओं का राजनीति में बड़ा महत्व था, लेकिन बलबन के सत्ता में आने के बाद उसने दबाव एवं अनावश्यक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए उनसे सलाह लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। सेना का संगठन। बलबन ने अपनी निरंकुशता कायम रखने के लिए सेना के संगठन की ओर ध्यान दिया। बलबन से पहले तुर्की सैनिकों को सेवा के बदले जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी, जिस कारण अधिकांश भूमि बूढ़े सैनिकों, विधवाओं तथा नाबालिगों के अधिकार में थी। बलबन ने इन लोगों के जीवित रहने तक इस भूमि पर उनका अधिकार मान्य कर दिया। मृत्यु उपरांत ये भूमि राज्य के अधीनस्थ मानी गई। बलबन ने सैनिकों की शक्ति में वृद्धि की और उनके वेतन बढ़ा दिए तथा जो सैनिक सेवा के लायक नहीं रहे उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया। सैन्य विभाग को वित्त मंत्रालय दीवाने विजारत से पृथक करने से वजीर पद का महत्व कम हो गया। गुप्तचर विभाग का संगठन। बलबन की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का श्रेय गुप्तचर विभाग को था। गुप्तचर विभाग का नाम बरीद ए मुमालिक तथा गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। गुप्तचरों द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण समाचार सुल्तान के पास पहुंचते थे। गुप्तचरों को नगद वेतन मिलता था। वे सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। कर्तव्य पालन में असफल होने पर गुप्तचरों को कठोर दंड दिया जाता था। न्याय व्यवस्था। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर एवं गैर पक्षपातपूर्ण थी। अपराधियों को वह बर्बरतापूर्वक दंड देता था। सुल्तान प्रमुख अपराधों से संबंधित मामलों का न्याय स्वयं करता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लौह की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। मंगोल नीति। मंगोलों ने लाहौर तक अधिकार कर लिया था। मंगोल संकट को अवरुद्ध करने की बलबन की नीति का स्वरूप सुरक्षात्मक था। मंगोल आक्रमणों
को नियमित रूप से रोकने के उद्देश्य से उसने शक्ति एवं कूटनीति पावर एंड डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। उसके राज्यारोहण के समय उत्तर पश्चिम सीमांत में मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए बलबन ने सीमांत क्षेत्र में व्यापक सैनिकीकरण के उपाय किए। उसने दुर्गों का निर्माण कराया और अपने योग्यतम सैनिकों को सीमांत क्षेत्रों में नियुक्त किया ताकि मंगोल आक्रमणों का मुकाबला पूरी शक्ति के साथ किया जा सके। सन 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बर्नी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैर दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए। बलबन के राजत्व की सबसे प्रमुख विशेषता यही थी कि उसने जनहित को शासन का मुख्य आधार समझा था। शांति और व्यवस्था उसके राजत्व के मूल मंत्र थे। उसके अधीन दिल्ली दरबार ने महान महिमा के लिए ख्याति प्राप्त की। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम तूतिए हिंद, भारत का तोता था, बलबन का समकालीन था। उसकी मृत्यु के बाद शीघ्र ही उसके वंश का अंत हो गया, परंतु दिल्ली का राज्य सुरक्षित था। धन्यवाद।